1979 में स्काईलैब नाम का एक स्पेस स्टेशन ऑर्बिट से बाहर निकल गया और उसका मलबा धरती के अलग अलग हिस्सों में जा गिरा। नासा ने सालों तक उसे इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हिस्से अभी भी गायब थे और शक था कि उनमें लैबोरेटरी में बनाए गए खतरनाक पदार्थ और जीव मौजूद हैं। उस घटना के 18 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में इनोस नाम का एक आदमी नासा को कॉल करता है। उसका कहना था कि उसे एक ऐसा टैंक मिला है जिस पर AY लिखा हुआ है। वो मदद मांग रहा था क्योंकि उस टैंक के अंदर कुछ ऐसा था जिसने बस कुछ ही घंटों में पूरे शहर की आबादी को खत्म कर दिया था। काफी कोशिशों के बाद वो डॉक्टर हीरो मार्टिन से बात कर पाया, नासा की एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो उस वक्त रोम में छुट्टियां मना रही थी। जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला, वो तुरंत ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट पकड़ लेती हैं। 27 घंटे के सफर के बाद जब वो वहां पहुंचती हैं, तो उस स्टेशन पर जाती हैं जहां से इनोस ने कॉल किया था, लेकिन वहां उस आदमी का कोई नामो निशान नहीं था। थोड़ी देर बाद मेजर रॉबर्ट अपने साथी लेफ्टिनेंट ट्राइनी के साथ वहां पहुंचते हैं और खुद को डॉक्टर की सपोर्ट टीम बताते हैं। तीनों प्रोटेक्टिव सूट्स पहनकर शहर की तरफ निकलते हैं, लेकिन वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। काफी ढूंढने के बाद उन्हें नासा का वो टैंक मिलता है जिसे स्थानीय लोग टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। डॉक्टर मार्टिन्स जांच शुरू करती हैं और देखती हैं कि टैंक में एक छोटी सी दरार है। अंदर से एक हरे रंग की फफूंद निकल रही थी। जैसे ही डॉक्टर उसे कैमरा से देखने की कोशिश करती हैं, वो चीज तेजी से उनकी तरफ बढ़ती है, जैसे हमला करने की कोशिश कर रही हो। मेजर की मदद से हीरो किसी तरह बच निकलती हैं, लेकिन अनजाने में उनका पैर एक हरे कीचड़ में पड़ जाता है और वो कीचड़ उनके जूते से चिपक जाता है। बिना कुछ समझे डॉक्टर आगे तलाशी करती रहती हैं। तब तक उन्हें छतों पर लोगों की लाशें दिखती हैं। ऊपर चढ़कर देखते हैं तो लाशों के पेट में बड़े बड़े छेद थे, जैसे कोई चीज अंदर से बाहर निकली हो। जैसे ही डॉक्टर ने एक लाश को छुआ, उसका चेहरा पिघलने लगा। मेजर ने सुझाया कि यहाँ से निकलो और पूरी जगह जला दो। डॉक्टर सहमत हो जाती हैं, लेकिन पहले वो टैंक से एक सैंपल लेती हैं। उसके बाद तीनों शहर से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वो हरा कीचड़ डॉक्टर हीरो के जूते के अंदर से उनके पैर में घुस जाता है और फफूंद उनकी चमड़ी के जरिए शरीर में दाखिल हो जाती है। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर के मुंह से हरा कीचड़ निकलता है और उनका दिमाग उस कंटेमिनेशन के कब्जे में आ जाता है। हीरो पागलों की तरह गाड़ी की तरफ दौड़ती हैं। ट्राइनी भांप लेती हैं कि वो इन्फेक्टेड हो चुकी हैं और गन तान देती हैं, लेकिन डॉक्टर गाड़ी लेकर आगे बढ़ा देती हैं और लेफ्टिनेंट को कुचलने ही वाली होती हैं कि मेजर उसे धकेल देते हैं और खुद गाड़ी की चपेट में आकर जमीन पर गिर जाते हैं। डॉक्टर गाड़ी से उतरकर ट्राइनी पर हमला करने आती हैं। रॉबर्ट मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिरने से उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है और वो हिलने में भी असमर्थ हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट किसी तरह बचती रहती हैं। हीरो तेज होती हैं, उनका हथियार छीन लेती हैं और उनकी तरफ तान देती हैं, लेकिन गोली चलाने की बजाय डॉक्टर अपने सूट का रेस्पिरेटर खुद निकाल देती हैं, खुद को छाती में गोली मार लेती हैं और चेहरे से हरा कीचड़ बहाते हुए जमीन पर ढेर हो जाती हैं। इस डरावनी घटना के बाद आर्मी को वहां भेजा गया। फफूंद को इकट्ठा कर कैंसस में एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में ले जाया गया, लेकिन सालों बाद वो बेस बंद कर दिया गया और उसके ऊपर एक स्टोरेज वेयरहाउस बना दी गई। यहाँ काम करते हैं ट्रेविस और नाओमी, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स जो रात को उस जगह की निगरानी करते हैं जहाँ लोगों का कीमती सामान रखा होता है। एक रात उनकी क्लाइंट मिसेस रूनी आती हैं और ट्रेविस से कहती हैं कि उन्हें उनके स्टोरेज यूनिट में ले जाएं। वहाँ उनकी शादी की यादें रखी हैं। जैसे ही वो अंदर जाती हैं, वो अपने मरहूम शौहर की तस्वीर उठाती हैं और वादा करती हैं कि जल्द ही उनसे मिलेंगी। वो अंदर से दरवाजा बंद करती हैं, कपड़ों में छुपाई हुई गन निकालती हैं और खुद पर तान लेती हैं, लेकिन गोली चलाने से पहले वो थोड़ी देर उस तस्वीर के पास लेट जाती हैं। इधर ट्रेविस पहरा दे रहा होता है, तभी एक पेंटिंग के पीछे की दीवार से बीपिंग की आवाज आती है। नाओमी को बुलाता है और वो स्लेज हैमर से दीवार तोड़ने का सुझाव देती है। ट्रेविस झिझकता है, उसे नौकरी चाहिए, पैरोल पर है, लेकिन नाओमी मना लेती है कि होल को पेंटिंग से छुपा देंगे। उधर आर्मी को कैंसस की उस अंडरग्राउंड लैब से थर्मल सिग्नल्स मिल रहे हैं। एजेंट एबिगेल को ऑर्डर्स मिलते हैं, स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करो। वो मेजर रॉबर्ट को कॉल करती हैं, जो अब नॉर्थ कैरोलिना में अपनी पत्नी के साथ रिटायर की जिंदगी जी रहे थे। रात को एक कोडेड मैसेज आता है और मेजर तुरंत समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ है। वो सेफ खोलते हैं, सैटेलाइट फोन निकालते हैं और एबिगेल से पूछते हैं क्या हो रहा है। जब थर्मल रीडिंग्स के बारे में पता चलता है तो मेजर साफ कहते हैं ये बेहद जरूरी मामला है। वो इक्विपमेंट की लिस्ट भेजते हैं और कहते हैं कि उस लैब में एक बेहद खतरनाक फफूंद है, टीम को तुरंत वहां पहुंचना होगा। वापस वेयरहाउस में ट्रेविस ने दीवार तोड़ी और अंदर आर्मी का एक पुराना पैनल मिला। नाओमी पहचानती है कि ये किसी लैब में टेम्परेचर मॉनिटर करने वाली मशीन है। साथ ही उस पैनल पर एक नक्शा था उस अंडरग्राउंड लैब का, जिसमें एक बड़ी सीढ़ी थी। नाओमी नीचे जाना चाहती हैं, ट्रेविस फिर से मना करता है और फिर मान जाता है। दोनों नक्शे के हिसाब से चलते हैं। दीवार में एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है, पुरानी टाइपराइटर्स और सेफ्टी सूट्स वाला कॉरिडोर और फिर सीढ़ी। ट्रेविस पहले उतरता है, नाओमी पीछे। बाहर वेयरहाउस के सामने एक गाड़ी रुकती है। माइक, नाओमी का एक्स बॉयफ्रेंड, पूरी एक बोतल शराब पी चुका था और हाथ में गन लेकर आया था। कॉल करता है नाओमी को, कहता है बात करनी है, प्रॉब्लम है। तभी उसे ट्रंक से धमाचौकड़ी सुनाई देती है, जैसे कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वो ट्रंक खोलता है, अंदर उसकी बिल्ली स्क्रॉगिन्स है जिसे उसी ने गोली मारी थी, लेकिन बिल्ली अभी भी जिंदा थी और फफूंद से इन्फेक्टेड। बिल्ली माइक पर झपटती है,
वो बचता है। बिल्ली वेयरहाउस की छत पर चढ़ जाती है, एक एंटेना से टकराती है और फट जाती है। हरा कीचड़ चारों तरफ उड़ता है, माइक के चेहरे पर भी एंड पास के हिरणों के झुंड पर भी। कुछ ही सेकंड में वो सब इन्फेक्टेड हो जाते हैं। नीचे ट्रैविस और नाओमी उस विशाल अंडरग्राउंड कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं। रास्ते में बातें होती हैं। नाओमी बताती हैं कि उनका सपना था वेटरिनेरियन बनना, लेकिन टीनेज में माँ बन गई, अकेले बेटी सेरा को पाल रही हैं। माइक से रिश्ता था जो बुरे तरीके से टूटा। ट्रैविस बताता है कि पुलिस से पंगा हुआ था, प्रोबेशन के जरिए वेयरहाउस की नौकरी मिली। बातों बातों में दोनों करीब आते हैं। आगे एक बंद दरवाजा मिलता है। नाओमी कहती हैं वापस चलते हैं, लेकिन ट्रैविस जोर लगाकर उस जंग लगे दरवाजे को खोल देता है। अंधेरा। नीचे देखते हैं तो दर्जनों चूहे एक दूसरे को नोच खा रहे थे और सब हरी चिपचिपी परत से ढके थे। नाओमी समझ जाती हैं ये कोई फफूंद है। ट्रैविस दूरी बनाए रखने की सोचता है, लेकिन नाओमी अंदर एक और बंद दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं। झांक कर देखती हैं तो फफूंद बढ़ती जा रही थी, दरवाजे की दरार से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। ट्रैविस उन्हें वापस बुलाता है। दोनों दरवाजा बंद कर देते हैं। बाहर से उस पर लिखा था DTR। नाओमी को लगता है उन्होंने ये कहीं देखा है। वो इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करती हैं और दोनों ये सोचकर निकल जाते हैं कि फफूंद उस कमरे में बंद रहेगी, लेकिन बाहर तो बात अलग थी। माइक पहले से इन्फेक्टेड हो चुका था। फफूंद दिमाग पर कब्जा करके एक ही काम करवाती है और लोगों को ढूंढो, संक्रमित करो। माइक नाओमी को ढूंढते हुए वेयरहाउस की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसे एक इन्फेक्टेड हिरण मिलता है और फफूंद की वजह से दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। उधर मेजर रॉबर्ट अभी प्लेन में थे। एबिगेल को कॉल करते हैं इक्विपमेंट का क्या हुआ, लेकिन बीच में कमांडर जेराबिक कॉल काट देते हैं और पूछते हैं कि मेजर को उस पुरानी लैब में क्या इंटरेस्ट है। रॉबर्ट समझाते हैं वो जगह गवर्नमेंट ने रेंट पर दी थी और आर्मी ने वहां रखी फफूंद का ध्यान नहीं रखा। वो डिमांड करते हैं कि तुरंत टीम भेजो, वरना पूरे शहर में इन्फेक्शन फैल जाएगा। लेकिन जेरेबिक को लगता है ये बस किसी पुराने पैनल की खराबी है, किसी को ठीक करने भेज देंगे और कॉल काट देते हैं। रॉबर्ट जानते हैं वक्त बर्बाद नहीं होना चाहिए। तभी एबिगेल का कॉल आता है। उन्होंने मेजर की फाइल्स पढ़ी हैं, वो मदद करेंगी। रॉबर्ट उन्हें इक्विपमेंट की व्यवस्था करने और लेफ्टिनेंट ट्राइनी को ढूंढ कर लाने को कहते हैं। ट्रैविस और नाओमी लैब से बाहर निकल रहे होते हैं कि नाओमी को पता चलता है DTR एक ऐसी एजेंसी का नाम है जो बायोलॉजिकल थ्रेट से निपटती है। पढ़ ही रहे थे कि तभी वो इन्फेक्टेड हिरण स्टोरेज रूम में घुस जाता है, एलिवेटर की तरफ बढ़ता है। दोनों हैरान, ये कैसे पॉसिबल है। असलियत ये थी कि सालों पहले टेम्परेचर बढ़ने से फफूंद बढ़ती है, कंटेनमेंट ग्लास तोड़ती है, दरार से बाहर आती है। एक कॉकरोच उससे संपर्क में आया, इन्फेक्टेड हुआ और बिल्डिंग की पाइप्स में घुस गया, जहां चूहों को भी संक्रमित किया। फिर कॉकरोच बाहर निकला, लेकिन माइक की गाड़ी के टायर तले कुचला गया और फफूंद ट्रंक में पहुंची बिल्ली को इन्फेक्टेड किया। बिल्ली से हिरण। हिरण एलिवेटर में घुसता है, बटन दबाता है, ऊपर जाता है। नाओमी और ट्रैविस सीढ़ियां लेते हैं, लेकिन रिसेप्शन एरिया पहुंचते ही सामने फिर वही हिरण। हिरण उन पर झपटता है। नाओमी ट्रैविस को खींचकर एक बुककेस के पीछे ले जाती हैं। फफूंद हिरण का शरीर अंदर से फाड़ देती है, टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। दोनों बाल बाल बचते हैं। तभी माइक आता है, चेहरा पूरी तरह बदला हुआ। नाओमी पूछती हैं क्या हुआ। माइक बताता है कि उसने गुस्से में स्क्रॉगिन्स को गोली मारी, लेकिन बिल्ली जिंदा हो गई और उस पर वो सब्सटेंस फैला दी। अब वो उसे दूसरों में भी फैलाना चाहता है और नाओमी से ज्वाइन करने को कहता है। नाओमी मना कर देती है। माइक गन निकालता है। ट्रैविस नाओमी को पार्किंग के कॉरिडोर में ले भागता है, एक रूम खोलता है, लेकिन गेट जाम हो जाता है। माइक पास से गुजर जाता है। दोनों सांस रोककर चुप रहते हैं। जैसे ही माइक आगे जाता है, ट्रैविस गेट बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर का सामान गिर जाता है। माइक सुनता है, टूट टूट कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। ट्रैविस बीच में खड़ा हो जाता है। माइक की उंगलियां क्रश हो जाती हैं। माइक दरवाजा पीटता रहता है। नाओमी DTR की नंबर डायल करती हैं। एबिगेल कॉल उठाती हैं। सब सुनकर मेजर रॉबर्ट को ट्रांसफर करती हैं। वो अभी एयरपोर्ट पर थे और लेफ्टिनेंट ट्राइनी के साथ थे, जो इक्विपमेंट लेकर आई थी। सब कुछ था, बस इक्विपमेंट नंबर 7 नहीं। ट्राइनी कहती हैं वो उसे जानती हैं कहाँ है। रास्ते में मेजर को नाओमी का कॉल आता है। सब सुनकर रॉबर्ट कहते हैं छुपी रहो, मैं 40 मिनट में पहुंचता हूँ। दोनों एंथनी के घर जाते हैं। ट्राइनी का बेटा इक्विपमेंट 7 गैराज में छुपा था। रॉबर्ट लेकर निकलते हैं, लेकिन ट्राइनी रुकती हैं। उनकी फाइटिंग डेज खत्म हो चुकी हैं। दोनों विदा लेते हैं। वेयरहाउस में नाओमी और ट्रैविस अंदर बंद हैं कि बाहर मोटरसाइकिल्स की आवाज आती है। ग्रिफिन, वेयरहाउस का मालिक, वो अपने बाइकर दोस्तों के साथ आया था। असल में ग्रिफिन चोरी का सामान यहाँ छुपाता था। आज एक क्लाइंट TVS लेने आया था। अंदर जाते ही दीवार में छेद और हरा कीचड़ देखकर ग्रिफिन आग बबूला हो जाता है। माइक्रोफोन पर ट्रैविस को निकाल देता है। फिर वो अपने दोस्तों को कॉरिडोर में टीवी के बॉक्सेस तक ले जाता है, जहाँ माइक पहले से मौजूद था। माइक चुपचाप तीनों बाइकर्स पर हरा कीचड़ फेंकता है और उन्हें अंदर बंद कर देता है। ट्रैविस आवाजें सुनता है, ग्रिफिन को समझाने जाना चाहता है। नाओमी साथ चलती हैं। कॉरिडोर में पहुंचते हैं माइक सामने, लेकिन तभी एक गोली चलती है। मिसेस रूनी ने गोली मारी थी। माइक के टुकड़े कॉरिडोर में बिखर जाते हैं। ट्रैविस, नाओमी और मिसेस रूनी बच जाते हैं। मिसेस रूनी पूछती हैं क्या हो रहा है। ट्रैविस कहता है निकलो यहाँ से। मिसेस रूनी अपनी पिस्टल ट्रैविस को दे देती हैं और चली जाती हैं। ट्रैविस गन चलाना नहीं जानता, ट्रैश में फेंक देता है। ग्रिफिन गोली की आवाज सुनकर दोस्त फ्री रीडमैन के साथ आता है। माइक के बचे खुचे अवशेष देखकर हैरान रह जाता है। ट्रैविस समझाता है
यहाँ से जाओ, लोग इन्फेक्टेड हैं। ग्रिफिन को लगता है ट्रैविस कोई चाल चल रहा है, गन तान देता है, लेकिन माइक के कीचड़ पर फिसल जाता है। गोली ट्रैविस की बाह को छूकर निकल जाती है। ग्रिफिन उसे रूम खोलने पर मजबूर करता है, लेकिन ट्रैविस दरवाजा बंद कर देता है ताकि इन्फेक्टेड बाहर न आए। ग्रिफिन गोली चलाने वाला ही था कि नाओमी फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आती हैं और उस पर मारती हैं। ट्रैविस और नाओमी भाग जाते हैं। फ्रेडमैन ग्रिफिन को वेपन छोड़ने को कहता है। दोनों में झड़प शुरू हो जाती है। बाहर मेजर रॉबर्ट हथियार लेकर खड़े हैं। दोनों को देखकर कंफर्म करते हैं इन्फेक्टेड नहीं हो। फिर कहते हैं मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पिस्टल्स, बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन सूट्स और इक्विपमेंट 7 देते हैं, जो था एक पोर्टेबल न्यूक्लियर बॉम्ब। मेजर बताते हैं इसे अंडरग्राउंड लैब में ले जाओ और एक्टिवेट करो। टाइमर शुरू हो जाएगा, 9 से 16 मिनट में निकलना होगा। सिर्फ लैब और वेयरहाउस खत्म होगा, शहर सुरक्षित रहेगा। मेजर खुद बाहर पहरा देंगे। कोई ऑप्शन नहीं था। दोनों प्रोटेक्टिव सूट्स पहनकर बॉम्ब लेकर वेयरहाउस में घुसते हैं। अंदर ग्रिफिन ने अभी तक वो बॉक्स खोल दी थी। तीनों इन्फेक्टेड बाइकर्स बाहर। फ्रीडमैन डर कर भागा, लेकिन माइक के कीचड़ पर फिसल गया, इन्फेक्टेड हो गया। ग्रिफिन घबराकर गन तानता है। 2 बाइकर्स धीरे बाहर निकलते हैं। तीसरी बाइकर का सिर फफूंद से फट जाता है। ट्रैविस लैडर ढूंढता है। रोप से बॉम्ब नीचे उतारते हैं। कॉरिडोर में पहुंचते हैं। नाओमी देखती है कि फफूंद पाइप्स में घुसने की कोशिश कर रही है, शहर के पानी में मिलने की कोशिश। बिना वक्त गवाए वो बॉम्ब उस कमरे में रखते हैं और तब पता चलता है कि टाइमर ऑलरेडी चालू था। मेजर ने पहले ही एक्टिवेट कर दिया था। भाग रहे हैं। सेफ्टी सूट्स उतार देते हैं जल्दी चढ़ने के लिए। बाहर मेजर उठने की कोशिश कर रहे हैं। तभी फ्रीडमैन का शरीर फटता है। फफूंद उनकी तरफ बढ़ने लगती है। ग्रिफिन इन्फेक्टेड बाइकर्स को दरवाजे की तरफ धकेलता है। एक भाग जाती है सीढ़ियों की तरफ। ट्रैविस और नाओमी बाहर निकलते हैं। मेजर उस इन्फेक्टेड बाइकर को गोली मारते हैं। ग्रिफिन बचकर मेजर की तरफ गन लेकर बढ़ता है। मेजर की गन खाली है। तभी एक गाड़ी आती है, ट्राइनी। लिeutenant गन निकालती हैं, ग्रिफिन को मारती हैं, मेजर को बचाती हैं और उन्हें उठाती हैं। ट्रैविस, नाओमी, रॉबर्ट, ट्राइनी चारों गाड़ी में भागते हैं। ट्रैविस मेजर पर गुस्सा होता है। तुमने हमें जानबूझकर भेजा था। मेजर पलटकर कहते हैं मुझे पता था तुम बच जाओगे। गाड़ी में बैठकर सब दूर भागते हैं। मेजर कहते हैं बॉम्ब अब तक फटना चाहिए था। टाइमर खुद ब खुद बदल रहा था। फफूंद उसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो सक्सीड करती, काउंटडाउन 0 पर पहुंचा। बूम! धरती के नीचे आग का एक गोला फैला। लैब, वेयरहाउस सब तबाह। जमीन धंस गई। धमाके की लहर तेजी से गाड़ी तक पहुंचने लगी और आखिरी पल में वो बच निकले। कुछ दिन बाद मेजर हॉस्पिटल में रिकवर कर रहे हैं। टीवी पर न्यूज आ रही है, कमांडर जेरेबिक को उस लैब इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। एबिगेल आती हैं, मेजर का शुक्रिया अदा करती हैं। आमी ने साथ नहीं दिया, फिर भी उन्होंने फफूंद का खुलासा किया। बाहर ट्रैविस और नाओमी छोटी सारा के साथ रोमांटिक डेट पर हैं। इस पूरे खौफनाक सफर के बाद दोनों ने तय किया अब नई जिंदगी की शुरुआत होगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैंसस के जंगलों में हिरणों का एक झुंड घास चर रहा है। एक हिरण मुड़ता है और उसके मुंह से वही हरा कीचड़ टपकता है। फफूंद अभी जिंदा है और बहुत जल्द वो फिर फैलेगी, इस बार शायद पूरी दुनिया के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और तुम्हारे भाई फैक्टोर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही और मूवी रिकैप्स के लिए मिलते हैं अगली बार।